हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिल वर्मा आपका अपने यूट्यूब चैनल एम विद अनिल सर में हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं यूपी बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 के हिंदी विषय के व्याकरण से संबंधित जो शीर्षक चल रहा था शब्द रचना के तत्व, उसका अगला पार्ट समास लेकर के पुनः उपस्थित हुआ हूं। तो आज हम समास के बारे में जानेंगे, जो कि यूपी बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 में 2 अंक का पूछा जाता है। शब्द रचना के तत्व, इसके अंतर्गत हम समास के बारे में जानेंगे। समास शब्द 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, सम और आस। सम का अर्थ होता है पास और आस का अर्थ होता है रखना। अर्थात समास का अर्थ है पास रखना, यानी शब्दों को पास पास रखना। 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलाकर एक सार्थक शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। समास की परिभाषा है 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलाकर एक सार्थक शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। समास के 2 पद होते हैं, एक समस्त पद और दूसरा समास विग्रह। तो समस्त पद क्या होता है? सामासिक प्रक्रिया के बाद बनने वाला नया शब्द समस्त पद कहलाता है। अर्थात समास की क्रिया जो होती है उसके बाद जिस नए शब्द का निर्माण होता है उसे हम समस्त पद कहते हैं। समास विग्रह क्या है? समस्त पदों को अलग अलग करके लिखने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। यानी समासिक प्रक्रिया के जो समस्त पद होता है उसको अलग अलग करके लिखने की जो क्रिया होती है उसे समास विग्रह कहते हैं। अब उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं, जैसे राजपुत्र जो है हमारा वो समस्त पद है, और इसका जब हम समास विग्रह करेंगे यानी राजपुत्र को अलग अलग पदों में लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा राजा का पुत्र, यानी हो गया राजा का पुत्र समास विग्रह। अब हम समास के प्रकार के बारे में जानते हैं। समास मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं। उन 6 प्रकार में पहला प्रकार है हमारा अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा द्विगु समास, चौथा द्वंद्व समास, पांचवा कर्मधारय समास और छठा बहुब्रीहि समास। तो ये समास के हमारे 6 भेद हैं। पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा द्विगु समास, चौथा द्वंद्व समास, पांचवा कर्मधारय समास, छठा बहुब्रीहि समास। अब हम पहले अव्ययी भाव समास के बारे में जानते हैं। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, अव्ययी भाव समास यानी अव्यय का भाव प्रकट करने वाला समास। तो पहले हम ये देखेंगे कि अव्यय किसे कहते हैं। न व्ययः इत अव्ययः, यानी जिन शब्दों का रूप परिवर्तित नहीं होता, अर्थात काल, वचन, क्रिया का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वे अव्यय कहलाते हैं। तो अब अव्यय को जानने के बाद हम अव्ययी भाव समास की परिभाषा जानते हैं। जिस समास का पहला पद अव्यय तथा प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जिस समास का पहला पद अव्यय तथा प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। पहला पद और दूसरा पद, पहले और दूसरे पद की बात आई है तो समास में 2 पद होते हैं, एक पहला पद, दूसरा पद। तो पहले पद को पूर्व पद कहते हैं और बाद वाले पद को उत्तर पद भी कहते हैं। तो ये हमें भी जानना है इस समय। अब आगे हम उदाहरण समझते हैं अव्ययी भाव समास के। तो एक और समस्त पद हैं, दूसरी ओर समास विग्रह हम उनका करेंगे। तो अव्ययी भाव समास का पहला उदाहरण है, समस्त पद होगा प्रतिदिन। अब प्रति जो है इसमें वो अव्यय है, तो इसका हम समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा? समास विग्रह होगा इसका प्रत्येक दिन। अगला समास है हमारा, अगला उदाहरण है यथाशक्ति।
यथाशक्ति। इसका समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा शक्ति के अनुसार। अगला उदाहरण हम लिखेंगे, बा कलम। बा कलम, बा कलम का समास विग्रह होगा कलम के साथ। कलम के साथ। अगला उदाहरण है हमारा आजन्म। आजन्म का समास विग्रह होगा जन्म पर्यंत। फिर होगा निडर। अगला है निडर का समास विग्रह होगा बिना डर के। अगला उदाहरण हम ले रहे हैं यथा रुचि। समास विग्रह करेंगे हो जाएगा रुचि के अनुसार। अगला उदाहरण है हमारा बेकाम। बिना काम का। बिना काम का। और अगला उदाहरण लेते हैं बेशर्म। इसका समास विग्रह हो जाएगा बिना शर्म के। शर्म के। एक बार हम अव्ययी भाव समास पुनः देख लेते हैं। अव्ययी भाव समास, जिस समास का पहला पद अव्यय तथा प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे समस्त पद एक ओर है, इस ओर समस्त पद हमारे दिए हैं, इस ओर हमने इसका समास विग्रह करके दिखाया है। जैसे प्रतिदिन, समास विग्रह होगा प्रत्येक दिन। यथाशक्ति, यथाशक्ति का समास विग्रह होता है शक्ति के अनुसार। बा कलम का समास विग्रह होगा कलम के साथ। आजन्म का समास विग्रह होगा जन्म पर्यंत। निडर का समास विग्रह होगा बिना डर के। यथारुचि का समास विग्रह होगा रुचि के अनुसार। बेकाम का समास विग्रह होगा बिना काम का। बेशर्म का समास विग्रह होगा बिना शर्म के। इस प्रकार हम अव्ययी भाव समास समझ करके और उसके संबंधित समस्त पदों का समास विग्रह कर सकते हैं और उसमें अव्ययी भाव समास पहचान कर बता सकते हैं। अगला समास हमारा है तत्पुरुष समास। तत् माने बाद वाला, पुरुष अर्थात जिस समास में बाद का अथवा उत्तर पद प्रधान होता है तथा दोनों के बीच का कारक चिन्ह का लोप होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। एक बार पुनः तत्पुरुष समास के बारे में जानते हैं। जिस समास में बाद का माने पीछे वाला या अथवा उत्तर पद प्रधान होता है तथा दोनों के बीच का कारक चिन्ह हमने संस्कृत में पढ़ा है, विभक्ति के अनुसार कारक होते हैं, का लोप होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास के 6 भेद माने गए होते हैं। कौन से? कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान, संबंध और अधिकरण तत्पुरुष। तो पहले हम कर्म तत्पुरुष के बारे में जानते हैं। इसमें कर्म कारक की विभक्ति यानी द्वितीय विभक्ति का जो चिन्ह होता है वो होता है को, का लोप होता है।
अब इसके उदाहरण हम जानते हैं कि कैसे इसमें लोप होता है। तो आगे हम समस्त पद लिखेंगे, उसके बाद समास विग्रह करके आपको बताएंगे। उदाहरण में जैसे माखन चोर, समास विग्रह इसका करेंगे तो हो जाएगा माखन को चुराने वाला। माखन चोर का समास विग्रह हुआ माखन को चुराने वाला। अगला हम लेंगे स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। अगला उदाहरण काटने वाला। माखन चोर, माखन चोर का समास विग्रह होगा माखन को चुराने वाला। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग प्राप्त का समास विग्रह स्वर्ग को प्राप्त। पतित पावन, पतित पावन का समास विग्रह पतितों को पवित्र करने वाला, पतितों को पवित्र करने वाला। यश प्राप्त, यश को प्राप्त। गिरह कट, गिरह को काटने वाला। अगला तत्पुरुष हमारा करण कारक। करण कारक की परिभाषा है, इसमें करण कारक की विभक्ति से के द्वारा का लोप होता है, यानी करण कारक का जो हमारा चिन्ह होता है से के द्वारा, इस चिन्ह का समास करने पर लोप हो जाता है। तो उदाहरण हम देखते हैं, जैसे करुणापूर्ण, करुणापूर्ण समास विग्रह करेंगे करुणा से पूर्ण, करुणा से पूर्ण, ये हमारा समास विग्रह हो गया। नेत्रहीन, नेत्रहीन का जब समास विग्रह करेंगे तो ये हो जाएगा नेत्र से हीन। अगला है शोकाकुल, शोकाकुल, इसका समास विग्रह होगा शोक से आकुल, शोक से आकुल। अगला करेंगे तुलसीकृत, इसका समास विग्रह होगा तुलसी के द्वारा, तुलसी के द्वारा कृत। सूरकृत, सूर के द्वारा कृत, सूर के द्वारा कृत। एक बार दोबारा उदाहरण समझते हैं। करुणापूर्ण, करुणापूर्ण का समास विग्रह होता है करुणा से पूर्ण। अगला है नेत्रहीन, नेत्र से हीन। शोकाकुल, इसका समास विग्रह होगा शोक से आकुल। तुलसीकृत, तुलसीकृत का समास विग्रह है तुलसी के द्वारा कृत। सूरकृत, सूरकृत का समास विग्रह होगा सूर के द्वारा कृत। अगला है संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान कारक का चिन्ह होता है के लिए, इसमें संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए का लोप होता है। अब उदाहरण हम देखते हैं, जैसे हम उदाहरण लेते हैं शिवर्पण, शिवर्पण, शिवर्पण का जब समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा शिव के लिए, के लिए अर्पण। अगला हम उदाहरण लेते हैं
गुरु दक्षिणा। इसका समास विग्रह करेंगे, समास विग्रह हो जाएगा गुरु के लिए दक्षिणा। अगला उदाहरण लेंगे, देशभक्ति। इसका समास विग्रह होगा के लिए भक्ति। अगला लेंगे, प्रयोगशाला। प्रयोगशाला का समास विग्रह होगा प्रयोग के लिए शाला। प्रयोग के लिए शाला। अगला उदाहरण हमारा है रसोई घर। रसोई घर। इसका समास विग्रह होगा रसोई के लिए रसोई के लिए घर। एक बार उदाहरण फिर से देखते हैं, शिवार्पण, शिव के लिए अर्पण। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला। और रसोई घर, रसोई के लिए घर। अगला हमारा समास है अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष यानी इसमें अपादान कारक की विभक्ति से अलग होने का भाव का लोप होता है। इसमें जो से शब्द जुड़ता है वो दोनों पदों को अलग करने का कार्य करता है। तो इसके उदाहरण हम देखते हैं अपादान तत्पुरुष के, जैसे धनहीन। धनहीन समास विग्रह होगा धन से हीन। अगला हमारा है चिंता मुक्त। चिंता मुक्त समास विग्रह होगा चिंता से मुक्त। अगला हमारा है पाप मुक्त। पाप मुक्त का समास विग्रह करेंगे तो ये हो जाएगा पाप से मुक्त। पाप से मुक्त। अगला है बलहीन। इसका समास विग्रह करेंगे बल से हीन। अगला है कर्म विमुख। कर्म विमुख यानी कर्म से विमुख। कर्म से विमुख। एक बार उदाहरण फिर से समझते हैं, धनहीन यानी धन से हीन। यानी धन से हीन का मतलब होता है कि धन जिसके पास ना हो, यानी धन उससे अलग है। चिंता मुक्त, चिंता से मुक्त यानी चिंता व्यक्ति से अलग हो गई है। पाप मुक्त, पाप से मुक्त यानी व्यक्ति से पाप अलग हो गया है। बलहीन, बल से हीन यानी व्यक्ति के पास बल का अभाव है। कर्म विमुख, कर्म से विमुख यानी कर्म से उल्टा हो रहा है। अगला है हमारा संबंध तत्पुरुष। इसमें संबंध कारक की विभक्ति के जो चिन्ह होते हैं का, की, के का लोप होता है। यानी संबंध प्रकट करने वाले जो शब्द हैं इनका लोप होता है। तो हम संबंध कारक के जो है उदाहरण, संबंध तत्पुरुष के उदाहरण देखते हैं। संबंध तत्पुरुष के उदाहरण क्या हैं? जैसे राज पुत्र, आप पहले ही जान चुके हैं। इसका समास विग्रह होता है राजा का पुत्र। राजा का पुत्र। फिर होगा पराधीन।
समास विग्रह करेंगे तो ये हो जाएगा पर के अधीन। अगला करेंगे देश रक्षा। देश रक्षा, इसका समास विग्रह होगा देश की रक्षा। देश की रक्षा। अगला है अन्नदाता। अन्नदाता, समास विग्रह होगा अन्न का दाता। अन्न का दाता। अगला होगा राजमाता। इसका समास विग्रह होगा राजा की माता। राजा की माता। अब हम अगले तत्पुरुष के बारे में जानते हैं। तो है अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष के चिन्ह क्या होते हैं? में, पर। इसमें अधिकरण कारक की विभक्ति में पर का लोप होता है। अधिकरण तत्पुरुष, इसमें अधिकरण कारक की विभक्ति में पर का लोप होता है। यानी अधिकरण कारक का जो चिन्ह होता है में पर, ये समास में इन शब्दों का लोप हो जाता है जब समास पद बनता है। तो हम उदाहरण देखते हैं, जैसे पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम, समास विग्रह जब होगा तो ये हो जाएगा पुरुषों में उत्तम। पुरुषों में उत्तम। अगला है आप बीती। आप बीती, समास विग्रह करेंगे तो ये हो जाएगा अपने पर बीती। अपने पर बीती। अगला होगा वनवास। वनवास, इसका समास विग्रह होगा वन में वास। फिर है नरोत्तम। नरोत्तम का समास विग्रह होता है नरों में उत्तम। नरों में उत्तम। अगला होगा, एक शब्द है हमारा कार्य दक्ष। समास विग्रह हो जाएगा कार्य में दक्ष। कार्य में दक्ष। अब तत्पुरुष समास के अंतर्गत एक समास हमारा आता है जिसे नंज समास कहते हैं। इस समास के पूर्व पद में नकारात्मक शब्द, नकारात्मक शब्द यानी नकारात्मकता प्रकट करने वाले, यानी उस कार्य के न होने वाले, न होने के ऐसे बोध कराने वाले शब्द लगे होते हैं। जैसे शब्द हैं आ, अन, न, न, गैर आदि लगे होते हैं। तो उदाहरण हम देखते हैं, जैसे अधर्म। अधर्म का समास विग्रह होगा ना धर्म। अनिष्ठा। अनिष्ठा का समास विग्रह होगा ना निष्ठा। फिर अनावश्यक। अनावश्यक का समास विग्रह होगा ना आवश्यक। फिर है नापसंद। नापसंद का समास विग्रह होगा ना पसंद। और अगला है हमारा गैर वाजिब। गैर वाजिब, जब गैर वाजिब का समास विग्रह करेंगे तो ये होगा ना वाजिब, यानी जो वाजिब ना हो। एक बार फिर से उदाहरण, अधर्म यानी ना धर्म यानी बिना धर्म का, अनिष्ठा ना निष्ठा बिना निष्ठा का, अनावश्यक ना आवश्यक यानी जो जरूरी ना हो, ना पसंद यानी जो पसंद ना हो, गैर वाजिब मतलब जो वाजिब ना हो। तो इस प्रकार
हमने आज आपको अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास के बारे में बताया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए। अगर आप नए नए हमारे वीडियो को देख कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए, जिससे आगे आने वाले वीडियो आप तक आसानी से पहुंचते रहें। धन्यवाद।